वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है वीवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं हूं भुवनेश्वर श्रीमाली और मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनकम टैक्स। पता लग गया होगा इनकम टैक्स पढ़ाना आया फिर से मैं। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और साथ ही साथ ये भी आपसे पूरी आशा है और विश्वास है कि अभी तक जो भी मैंने आपको इनकम टैक्स में बताया है नॉर्मली आपको क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि इनकम टैक्स में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी अभी तक और आगे आने वाली क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करने वाला हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, इन आने वाली जो भी क्लासेस होगी उसमें मैं आपको नई टॉपिक बताऊँगा। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। क्या रिवाइज करेंगे हम? पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। अब रिवाइज का मतलब ये नहीं पूरा का पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको उन टॉपिक्स के नाम बताने वाला हूँ जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाए हैं, जो टॉपिक होते हैं। तो आप क्या करोगे, आपको यदि उसमें से कोई टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप उन क्लासों में आप लोग देख सकते हैं और आप उसको फिर से समझ सकते हैं। तो मैंने आपको अभी तक जो इनकम टैक्स में बताया था, इनकम टैक्स में आपको स्लैब रेट के बारे में बताया था। इनकम टैक्स में मैंने आपको निवास स्तर के आधार पर यदि किसी व्यक्ति का कुल आय का निर्धारण करना हो तो वो कैसे करता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको आय के जो स्रोत होते हैं उसके बारे में बताया था। फिर पे स्केल हो गया, ग्रेजुटी हो गई, पेंशन हो गया, पीएफ हो गया, लीव इनकेशमेंट हो गया, मोटर कार फैसिलिटी हो गई और कौन सी है, मेडिकल फैसिलिटी है, RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन यानी किराए से मुक्त आवास की सुविधाएं, वो मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ मैंने आपको कंपनसेशन क्षतिपूर्ति के बारे में बताया था। कंप्लीट है। ये तो कोई पुराने क्लासों की बात करते हैं और मैंने आपको उसके अंदर सैलरी का पार्ट बताया था, पे स्केल की बात करता हूँ। उसके बाद जो सेकंड नंबर का जो टॉपिक था अपना इनकम फ्रॉम सैलरी की बात कर रहा हूँ, उसमें पहला टॉपिक था अपना इनकम फ्रॉम बेसिक पे की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट था इनकम फ्रॉम अलाउंसेस वाली, जिसको हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। और तीसरा उसका पॉइंट था इनकम फ्रॉम पर्क्यूटीज। पर्क्यूटीज को हिंदी में कहा जाता है अनुलाभ या फिर हम दूसरे शब्दों में उसको कहते हैं सुविधा। अब सुविधा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सुविधाएं क्या होती है। सुविधाओं का मतलब होता है नियोक्ता की ओर से अपने कर्मचारी को कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है जो कि इनकम टैक्स में टैक्सेबल होती है। और उसी का मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, टैक्स ट्रीटमेंट बता रहा था। कंप्लीट यहाँ तक। तो अब आज की क्लास में क्या होने वाला, आज की क्लास में उसके छोटे जो पार्ट्स हैं या छोटे छोटे जो भाग हैं उसको हम पढ़ेंगे और आज की क्लास में हम उस प्रैक्टिस को समाप्त कर देंगे। और फिर आने वाली क्लासेस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अलाउंस क्या होते हैं, अलाउंस को हिंदी में कहा जाता है भत्ते क्या होते हैं, उसको भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हम बात करते हैं, पहले आज की क्लास की बात करते हैं। कल की बात तो कल की हो गई है या फिर नेक्स्ट की तो नेक्स्ट की बात हो गया। अब मैं आज की बात कर रहा हूँ। टाइम हो चुका है किसका, टैक्स का टाइम हो चुका है। हम टैक्स पढ़ने वाले हैं यहाँ। और टैक्स में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, दो प्रकार टैक्स होते हैं। कौन सा होता है, एक डायरेक्ट होता है, दूसरा इनडायरेक्ट होता है। मैं पहले बात किसकी कर रहा हूँ, मैं पहले बात कर रहा हूँ डायरेक्ट के। और डायरेक्ट में कौन से भाग की बात कर रहा हूँ, मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा था। तो आज के टॉपिक की बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पर्क्यूटीज में कुछ पर्क्यूटीज अनुलाभ में सुविधा बची हुई है, उसको मैं आपको आज डिस्कस करेंगे इसके ऊपर और आपको क्लियर करवाऊंगे कि उसका मतलब क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है टैक्स का। कंप्लीट स्टूडेंट। तो बात करता हूँ आज की नेक्स्ट सुविधा की बात करता हूँ, अनुलाभ की बात करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो आज की बात कर रहा हूँ मैं। आज हम दो तीन कुछ पॉइंट्स है उसको मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके, दिख रहा है आपको ये, इसको बोलते हैं मुफ्त घरेलू नौकर। जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, नाम से हमें पता लग रहा है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। आपको सबके माइंड में या सबके दिमाग में एक बात चल गई होगी कि इसका जो टॉपिक है उसका नाम का मतलब क्या हो गया। मुफ्त घरेलू नौकर का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूं कि कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को कुछ न कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। जो बड़े अफसर जो होते हैं, उच्च अधिकारी जो होते हैं, उनको कुछ सुविधाएं प्रदान की जाती है। उसमें एक सुविधा का नाम ये भी है। क्या सुविधा है वो ये सुविधा है कि मुफ्त घरेलू नौकर, यानी कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को उनके घर के लिए कोई नौकर की व्यवस्था कर दी गई, नौकर की सुविधा प्रदान की गई है। नौकर उस कर्मचारी के घर पे आता है, उनके जो भी घरेलू कार्य होते हैं जो उनके द्वारा बताए जाते हैं उन सब वो काम को करता है और उसके बाद वो चला जाता है। और इसका जो पेमेंट होता है, जो मंथली पेमेंट जो होता है, वो पेमेंट कौन पे कर रही है, वो पे कर रही है स्वयं कंपनी पे कर रही है। कर्मचारी को इससे कोई लेना देना नहीं है।
तो उस केस में इनकम टैक्स क्या बोलेगा? इनकम टैक्स बोल रहा है खर्चा किसका हो रहा है? खर्चा तो कंपनी का हो रहा है, कर्मचारी के लिए तो सुविधा है, एक प्रकार का लाभ है। अच्छा, लाभ कमाया तो इनकम टैक्स की तो नज़र उसके ऊपर रहेगी रहेगी। कैसे नज़र पड़ेगी? कैसे? आप लोग सर हम तो बताएंगे नहीं। मान लो आप ही किसी कंपनी में लगे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो और कंपनी की ओर से आपको सुविधा दी गई, नौकर की सुविधा दी गई है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? उस नौकर की सुविधा आराम से ले रहे हो और आपने किसी को बता भी नहीं रखा कि नौकर जो आ रहा है हमारे पास, जो आ रहा है वो कंपनी की ओर से। वो आपको बोलोगे नहीं ये तो हमने भी रख रखा। कोई व्यक्ति ऐसा बोलता हमने रख रखा है तो कंपनी की तरफ से कुछ नहीं है, तो फिर इनकम टैक्स को पता कैसे लगेगा? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। तो इनकम टैक्स मैं आपको बता देता हूँ, मेरे माइंड में आया तो मैं आपको बता देता हूँ। इनकम टैक्स को पता कैसे पड़ेगा? इनकम टैक्स को पता पड़ता है कंपनी की जो बैलेंस शीट्स होती है, लास्ट में जो बैलेंस शीट्स होती है उसमें कंपनी शो करेगी। क्या शो करेगी? वो बताएगी कि हमने अपने कर्मचारी को नौकर की सुविधा प्रदान की है, लिखा हुआ आएगा तो ऑटोमेटिक वहाँ का कनेक्शन आपसे जुड़ गया। आपने भले शो नहीं कर रखा है या फिर उस कर्मचारी ने उस चीज को शो नहीं कर रखा, लेकिन कंपनी से तो पता लग गया कि उस कर्मचारी को क्या है, नौकर की सुविधा मिली हुई है, तो इनकम टैक्स डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास चला जाएगा। अरे भाई तू तो सुविधा ले रहा है तो टैक्स कहाँ है? तो वही बात कर रहा हूँ यहाँ पे, आज की क्लास की बात कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, कंपनी की ओर से उस किसी कर्मचारी को नौकर की सुविधा प्रदान की, तो उस केस में क्या होगा? तो ये बोलता है इस केस में देखिए आप लोग, अनुलाभ का कर योग्य मूल्य नियोक्ता के द्वारा नौकरों को दिया गया स्वीकृत वेतन में से कर्मचारी से वसूल की गई रकम को घटाकर प्राप्त होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा? अब इसका मतलब मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे कि एक उदाहरण लेता हूँ, एक कोई कर्मचारी है, मोहित नाम का कोई कर्मचारी है, उसको नौकर की सुविधा प्रदान की गई है। कौन सी सुविधा प्रदान की गई? नौकर की सुविधा प्रदान की गई है। और कंपनी ने बोला है कि वो सैलरी कितनी भी मांग रहा है उससे मतलब नहीं है। वो कर्मचारी के वो नौकर क्या बोल रहा है, सर जी मेरे को महीने के 6,000 रुपये चाहिए, आपका सब काम करके चला जाऊंगा। उस नौकर ने उस कर्मचारी को बोल दिया। उस कर्मचारी ने अपने नियोक्ता को बताया कि सर नौकर तो आपने तो बोला नौकर रख दो, मैंने किसी व्यक्ति से बात की, वो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन वो 6,000 रुपये पर मंथ का मांग रहा है। तो कंपनी क्या कह रही है? कंपनी बोल रही है 6,000 रुपये मांग रहा है ना, तो एक काम करो 4,000 रुपये हमारी तरफ से। किसकी तरफ से? 4,000 रुपये हमारी तरफ से, 2,000 रुपये आप मिलो। तो उसको कितना पे करना पड़ा? 6,000 रुपये करना पड़ा। मतलब सुविधा किसने बेनिफिट दे दिया? 4,000 का बेनिफिट तो कंपनी ने दे दिया, 2,000 वो अपनी जेब से मिला रहा और उसको 6,000 रुपये पर दे रहा। सुविधा तो मिल गई, बेनिफिट तो हो ही गया। 6,000 की जगह जो 6,000 का जो काम होना था, एक शब्द दूसरे शब्दों में कहा जाए उस कर्मचारी के लिए 6,000 का काम कितने में हो रहा है? मात्र 2,000 रुपये में हो रहा है। सुविधा मिल गई। तो वही वाली बात यहाँ पे है। ये बोल रहा है, ये इस पॉइंट का लाइन का मतलब ये हुआ, यदि कंपनी की ओर से उस कर्मचारी को कोई नौकर की सुविधा प्रदान की गई, नौकर का पेमेंट कौन करती है? कंपनी करती है, ठीक है, कंपनी पे कर रही है। तो फिर उस केस में क्या हो रहा है, वो कर्मचारी से कितना पैसा ले रहा है? इस लिंक को देखें आप, कर्मचारी से पैसा कितना ले रहा है? 2,000 रुपये ले रहा है, ठीक है। तो यही है, वो ये वाली बात ही हो रही है, कर्मचारी से वसूल की गई रकम को घटा दिया जाता है। यानी 6,000 रुपये में से 2,000 किसने कर दिया? कर्मचारी ने कर दिया। बाकी की राशि कौन पे कर रही? कंपनी कर रही है 4,000 रुपये। तो वो 4,000 रुपये उस सुविधा का क्या लग जाएगा? टैक्सेबल अमाउंट कहला जाएगा। इसने लिख रखा है यहाँ पे। कंप्लीट है तक? तो इसमें करो नेक्स्ट लाइन में केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ये वाली बात हो रही है। दूसरी लाइन ये बोल रहा है कि यदि जो नौकर है वो कौन नियुक्त करता है? कर्मचारी नियुक्त करता है। तो उस केस में क्या होगा? और वेतन जो देता है, जैसे मैं आपको बता ही रहता, नियुक्ति कौन कर रहा है? अभी जो बात कर रहा था वो नियुक्ति कौन कर रहा है? कंपनी का मालिक ही कर रहा है। बात बोली उसने के लिए, नियुक्ति कौन कर रहा है? कंपनी का मालिक कर रहा है। तो उसके इसका ऊपर का टैक्स का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। लेकिन उस कर्मचारी की नियुक्ति भी कौन करता है? नियुक्ति भी स्वयं कर्मचारी करता है उस नौकर की। तो उस केस में ये बोल रहा है कि जो भी वेतन मान लो वो पे कर रहा है, नियुक्ति पे करेगा, नॉर्मल सी बात है, तो सब कर्मचारियों के लिए क्या हो जाएगा? कराधे होगा। कराधे का मतलब क्या होगा? वो अमाउंट जो भी होगा टैक्स होगा। सुविधा मिल रही है उस वजह से, पहले पे नियोक्ता करा, खर्चा तो कंपनी के लिए हो गया, उस कर्मचारी के लिए तो सुविधा, तो वो राशि क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। जितनी भी राशि वो उसको पे कर रहा है, वो वाली बात है। कंप्लीट है। वेतन कौन दे रहा है? पूरी की पूरी राशि कौन दे रहा है? कंपनी। एक नॉर्मल सी बात है, आज जब हम बात करें नॉर्मल सामान्य भाषा में बात करें, अपना जो खर्चा है आपने जो उस व्यक्ति को पे किया उसको तो घटा दो, और बाकी की राशि मतलब कंपनी से मिल रही है तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। आप एक भी रुपया नहीं दे रहे हो और सब कुछ कौन दे रही है? कंपनी दे रही है। तो उस केस में जो भी राशि बनेगी वो क्या हो जाएगी? उस व्यक्ति के लिए या उस कर्मचारी के लिए हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। ये तो बात हो गई जब
किसी कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी को क्या प्रदान की गई है? एक मुफ्त नौकर, घरेलू नौकर की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखें आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है मुफ्त गैस, बिजली, पानी। आप भी सोचोगे सर आप क्या क्या पढ़ा रहे हो यार, ऐसा कभी होता है क्या? चलो नौकर तक की सुविधा चलो ठीक है, मान लेते हैं। गैस भी कंपनी भरा रही है, बिजली भी पानी पे, बिजली का जो बिल आता है वो भी पे कौन कर रही है? कंपनी पे कर रही है। पानी का जो बिल अपन कर ले रहे हैं, पानी का यूज़ ले रहे हैं, उसका जो भी बिल आता है वो भी कंपनी पे करती है। सर ऐसा कभी होता थोड़ी है, होता है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, मैं सरकारी को एक बार इसलिए छोड़ रहा हूँ, सरकार में बहुत सारी सुविधा प्राप्त होती है। सुविधा नहीं तो उनको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है। हम यहाँ बात कर रहे हैं इनकम टैक्स में, मैं नॉर्मली जो बात होती है जिसका फोकस जो मेन है वो अपना किसके ऊपर है? किसके ऊपर है? प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है और उनके ऊपर जो बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, उनके ऑफिसर्स जो भी होते हैं, उनको हर प्रकार की सुविधा प्रोवाइड होती है। तो आपको क्या करूँ, मैं हर प्रकार की सुविधाओं के बारे में बता रहा हूँ कि उनको क्या क्या सुविधा मिल सकती है और उनका सुविधाओं को ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। आपको ये तो बात किराए से मुक्त का समझ में आ गया होगा। मेडिकल की बड़ा बात है तो वो आपको समझ में आ गई होगी। आपको यदि बात करते हैं मोटर कार फैसिलिटी की बात करते हैं, वो एक बड़ी चीज़ है तो वो आपको समझ में आ गया। मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी, एक्स्ट्रा जब क्लास आज इसकी स्टार्ट हुई है उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी होती है, सुविधाएं भी होती है, उसके ऊपर भी क्या होता है, टैक्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। वो आप लोग देख सकते हैं। आगे बस तो मैं बात करता हूँ मुफ्त गैस, बिजली, पानी की बात कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में भी देखें आप लोग क्या हो रहा है। यदि ये सुविधाएं नियोक्ता द्वारा प्रबंध की जाती है तो इनका मूल्यांकन केवल विशिष्ट कर्मचारियों के लिए इस प्रकार होगा। विशिष्ट कर्मचारी का मतलब एक हाई लेवल की बात कर रही थी, आपको समझ में आ गया होगा हाई लेवल की बात कर रहा हूँ। तो हाई लेवल की बात करते हैं ये वाली, उच्च या विशिष्ट कर्मचारी की बात करते हैं, और दूसरे कर्मचारी के लिए मैं आपको इस 7 पॉइंट के अंदर बता दूंगा। अब ये क्या बोलता है, यदि इस प्रकार की सुविधाएं कंपनी के द्वारा अपने कर्मचारी को दी जा रही तो उस केस में क्या होगा। उस केस में देखें आप लोग क्या होगा। यदि पूर्ति का जो स्रोत है, मतलब जो उसकी सुविधा की जो पूर्ति कर रहा है, भले गैस का हो गया, भले बिजली का हो गया, भले पानी का, अब नियोक्ता का अपना पूर्ति स्रोत में पहला पॉइंट नियोक्ता का अपना स्रोत। अब इसका मतलब क्या होता है, अब मैं बात करता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल, तो रिलायंस की बात ही करता हूँ। रिलायंस एक बहुत बड़ी कंपनी है, विश्व में जानी मानी कंपनी है। वो क्या कर रहा है, उसके गैस वाली बात करते हैं, रिलायंस की गैस भी आती है आपको ध्यान हो तो, रिलायंस की बिजली भी आती है आपको ध्यान हो तो। वैसे तो नॉर्मली जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, शहर होते हैं, भारत के अंदर शहर है, वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, यानी उनको भी अधिकार दे चुका है कि आप अपना कोई प्रोडक्शन करो, आप उसको प्रोवाइड करो। तो वही वाली बात है, यदि जो ये सुविधाएं होती है स्वयं नियोक्ता की ओर से दी जा रही है, जो पूर्ति का जो स्रोत है वो कौन है, स्वयं नियोक्ता या फिर कंपनी है, तो उस केस में क्या होगा, उसमें आपको करियों की राशि कैसे निकली देखें आप लोग। करियों की राशि में पहला आप लोग देख सकते हैं प्रति यूनिट निर्माण लागत। सबसे पहले हम बात किसका देखा जाए तो ये जो बात कर रही है वो किसकी बात कर रहे हैं अपन, बिजली का होगा। देख लो एक एग्जांपल लेते हैं, बिजली हो गया या फिर गैस हो गया या फिर बात कर सकते हैं अपन पानी की बात करते हैं। सब में क्या होता है, यूनिट होता है। आ रही बस में। अब तो गैस की बात, गैस को छोड़ते हुए मैं बात करता हूँ बिजली की, मैं बात करती हूँ पानी की, तो उसमें क्या होता है, यूनिट के हिसाब से इसका अपन को पे करना पड़ता है। आप लोगों को पता होगा अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं यूनिट कितने हुआ, वही होता है, तो वो वाली बात भी हो रही है। और गैस की बात करते हैं तो वो किसके हिसाब चलती है, कितने किलो की, यही होता है। तो प्रति यूनिट का मतलब भी होता है, यूनिट में क्या आ सकता है, किलो भी आ सकता है, और साथ साथ में अपन दूसरा जो किलोवाट वगैरह दूसरा होता है वो भी हो सकता है। तो ये बोल रहा है प्रति यूनिट निर्माण लागत, मतलब जितनी भी यूनिट उसने यूज की है उसकी लागत कितनी है, ये उसमें से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, उसमें से माइनस करना है ये वाला कर्मचारी से वसूल की गई राशि। मतलब कि पूरी की पूरी राशि क्या होती है, कंपनी नहीं दे रही है। सुविधाओं में क्या होता है, कुछ भाग होता है कर्मचारी का, कुछ भाग किसका होता है, कंपनी का होता है। बड़ी बड़ी सुविधा होती है उसमें ऐसे होता है, छोटी सुविधा में ऐसे कुछ, ये डिपेंड करता है कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। कंपनी बोलती है कि हम सब कुछ वैन करेंगे तो वो अलग बात है, कंपनी बोलती है कि हम इतना वैन हम करेंगे, इतना वैन आपको करना है, तो आपको ये देखना है। आ रही बात समझ में तक, तो ये बात हो गई। यदि जो स्रोत है, किसका स्रोत, यदि वो बात करते हैं स्रोत थे स्वयं नियोक्ता का स्रोत है, तो उस केस में क्या होगा, स्वयं नियोक्ता का स्रोत है तो आपको देखना पड़ेगा प्रति यूनिट निर्माण लागत, जो लागत आ रही है किसी भी यूनिट को बनाने के लिए, भले चाहे वो बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे गैस हो, उसकी यूनिट जो है ये प्रति निर्माण की लागत, उसमें से कर्मचारी से जो वो वसूल करेंगे राशि उसको घटा देंगे।
जैसा कि मैंने आपको बताया था, कर्मचारी के खर्चों को घटा दो, जो लागत है उसमें से कर्मचारी का खर्चा घटा दो, बाकी की जो राशि बची है वो राशि कौन सी हो जाएगी, कौन सी राशि हो जाएगी, वो कर योग्य राशि हो जाएगी। कंप्लीटेड स्टूडेंट यहाँ तक। अब कोई भी एग्जाम्पल हो, जैसे उदाहरण की बात करता हूँ मैं, छोटा सा उदाहरण में लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा उदाहरण लेता हूँ। जैसे कि कंपनी की ओर से मैं बिजली की बात करता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करता हूँ, तो मैं रिलायंस का नाम ही लूँगा यहाँ पे। कोई भी कर्मचारी हो गया XYZ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो कोई भी कर्मचारी हो गया, मान लो कि उसने 200 यूनिट खर्च किया। कितना खर्च किया, 200 यूनिट उसने खर्च किया 1 महीने का। आ रही बात समझ में? तो 200 यूनिट लिखा, ये 200 यूनिट वाले की बात होगी। फिर उस यूनिट पर यूनिट का चार्ज कितना होता है, पर यूनिट का चार्ज देखो सबका अलग अलग हो सकता है या फिर सेम भी हो सकता है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, एक नियम बना रखा, उसमें एक्चुअली क्या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी क्या होता है, स्लैब बना रखी है। जैसे इनकम टैक्स में स्लैब थी 0 से 2.5 से 5, 5 से 7.5, वैसे ही इसमें क्या होता है 100 यूनिट तक इतना हो जाएगा, 100 से 200 यूनिट खर्च करता है तो इतना हो जाएगा, 200 से 300 खर्चा इतना खर्च हो जाएगा। आपने इस चीज़ को नोट करना। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी को पता भी होगा, नहीं पता तो आपके कहना आपके घर पर जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको पीछे की तरफ देखना, आप हर चीज़ का उपभोग आपको समझ में आ जाएगा। आगे बात में स्टूडेंट यहाँ तक। तो मैं बात करता हूँ, किसी एम्प्लॉय ने 200 यूनिट खर्च किया महीने का, और मान लो कि उसकी जो लागत है, प्रति यूनिट जो लागत है वो कितनी है, 10 है। आगे बात में, तो 200 को 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, 2000 रुपये हो गया, कंप्लीट है। उसके बाद मान लो कि वो कोई खर्च कर रहा है, स्थायी शुल्क आपको ध्यान हो, तो स्थायी शुल्क का मतलब क्या होता है, फिक्स चार्जेस होता है फिक्स चार्जेस, या हर बिल के साथ जुड़ा हुआ होता है, आप लोग देख लेना घर पे जाने के बाद। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी का उसका खर्चा आया, कितना आया 6200 रुपये, ये हो गया पूरे महीने का। तो यहाँ पर आ जाएगा 6200, ये कितना आ जाएगा 6200 हो जाएगा, माइनस ये हो गया 6200, माइनस उस कंपनी ने अपने कर्मचारी से कितनी राशि वसूल की। अब जैसे बिल आ गया, उसमें फिक्स क्राइटेरिया होगा कि जो भी होगा उसने बोल दिया कि 1000 रुपये आपको महीने का हमको देना ही देना, 1500 रुपये महीने का आपको देना ही देना, भले आपका बिल कितना भी आए, भले आपका बिल 10,000 का है, भले आपका बिल 20,000 रुपये का है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको इससे मतलब है आपको 1500 रुपये या 2000 रुपये फिर 1000 रुपये आपको फिक्स हमको पे करना पड़ेगा सुविधा के रूप में, ठीक है। तो कंपनी ने उसको नियम दे रखा 1000 रुपये आपको देना है। कितना देना है, 1000 रुपये आपको पर मंथ का देना है। तो कर्मचारी ने कितना दिया, 1000 रुपये दिया, उसका बिल कितना आया 6200 का आया, तो इसमें से इसको घटा दिया 5200। ये राशि कौन पे करेगी, ये राशि पे करेगी कंपनी, यानी उसका नियोक्ता पे करेगा। कितना पे करेगा 5200। आ रही बस में, तो ये 5200 उस कर्मचारी के लिए क्या है, उस कर्मचारी के लिए फैसिलिटी, उस कर्मचारी के लिए वो अनुलाभ सुविधा एक प्रकार से। तो इनकम टैक्स का बोलता है आपको 5200 का फायदा मिल रहा है। तो इनकम टैक्स जैसे मैं बोल रहा हूँ नजर गड़ाए रखता है कि उस किसी भी कर्मचारी के ऊपर 5200 का बात करते हैं, 5200 या फिर 5 एवरेज, इसको 5000 मानो एक बार के लिए भी, महीने का 5000 का बेनिफिट इसको हो रहा है, तो साल का कितना हुआ 12 60,000 रुपये का बेनिफिट मिल रहा है उसको। तो इनकम टैक्स तो 50 से उसके पास चला जाएगा भाई, टैक्स चुका, क्या चुका, टैक्स चुका, कितना चुका, जो भी स्लैब रेट के हिसाब से, यानी उस व्यक्ति के लिए, उस कर्मचारी के लिए कर योग्य मूल्य कितना हो गया 5200 हो गया, कंप्लीट यहाँ तक। आगे बात में स्टूडेंट यहाँ तक। तो ये तो बात हो गई, जो पूर्ति का जो स्रोत होता है वो किसका होता है, स्वयं नियोक्ता का होता है। अब मैं बात करता हूँ बाहरी एजेंसी। तो जैसे मैंने आपको बोला रिलायंस है, तो रिलायंस के पास हर चीज़ की फैसिलिटी, वो अपनी बिजली की भी प्रोडक्ट करता है, प्रोडक्शन करता है, निर्माण करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, गैस भी मैन्युफैक्चर करता है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी होती है तो बड़ी कंपनियां, लेकिन वो अपनी सुविधाएं, ऐसी सुविधाएं वो खुद उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, वो बाहर से उस सुविधा को प्राप्त करता है। कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, एचपी हो गया, टीसीएल हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनके कंपनियां बड़ी है, कर्मचारी भी है। जैसे मैं टाटा की भी बात करूँ, बड़ी कंपनी टाटा, लेकिन वो क्या अगर इस चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करता, तो उस केस में कंपनी को सुविधा तो प्रदान करनी है, तो वो सुविधा प्रदान के लिए बाहर से क्या करता है, सुविधा लेता है। जैसे हम बात करते हैं, हम खुद की बात करते हैं, तो अपन ऐसे नहीं खुद ही अपन बात करें, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर रहे हैं फिर इसको अपन यूज़ ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अपन क्या कर बाहर से उस चीज़ को सुविधा ले रहा है, ये हो रहा है। तो यदि बाहर से कोई एजेंसी होती है, उसी यदि उसकी बात करें वो सुविधा ले रहा है, तो फिर क्या करना, तो उस केस में आपको
बाहरी एजेंसी की बात करते हैं। बाहरी एजेंसी में आपको ये चीज देखनी है। बाहरी एजेंसी में बोल रहा है कि बाहरी एजेंसी की जो भी दी गई राशि है, बाहरी एजेंसी को कोई भी राशि हम दे रहे हैं, उसमें से एक कर्मचारी से वसूल की गई राशि। देखो दोनों चीजें एक ही है देखा जाए तो। एक छोटा सा फर्क है। छोटा सा फर्क क्या है वो देखिए आप। इसमें बात करता हूं मैं, यदि नियोक्ता का स्वयं का स्रोत है तो उस केस में क्या था, इसमें ये बात करता है लागत की बात कर रहा था, यानी उस चीज को बनाने के लिए जिसकी कॉस्टिंग आई है, प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है। इसमें जो कॉस्टिंग आई थी उस कॉस्टिंग को यहाँ पे लिखना है और उसमें से माइनस करना है जो भी है वो। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं उदाहरण की बात करता हूँ, मैं इसी की बात करता हूँ, स्थायी शुल्क की बात, इसको मैं घटा देता हूँ क्योंकि स्थायी शुल्क में बात करते हैं आम व्यक्ति की बात करें, बाहरी जो एजेंसियाँ होती है वो स्थायी शुल्क लगाती है। और यदि खुद ही कंपनी उस चीज़ को बना रही है और अपने कर्मचारी को दे रही है तो उससे कोई फिक्स चार्ज नहीं लेगा। नॉर्मली ऐसे कोई भी पॉलिसियाँ भी होती बहुत सारी। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है, दूसरे चार्जेस जुड़े हुए नहीं है इसके अंदर, ये ओनली फॉर कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं और इसमें जुड़ा हुआ। ठीक है, जो भी कंपनी टोटल एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस पे बाय एम्प्लॉय उसको घटा देंगे। उसके बाद जो राशि बचेगी वो राशि एक प्रकार की सुविधा होगी उस कर्मचारी के लिए, और राशि उसके लिए क्या हो जाएगी, करी हो जाएगी। कंपनी तक अब बात करते हैं आगे की बात करते हैं। अब आगे क्या पढ़े, ये तो बात होगी किसकी, मुफ्त घरेलू नौकर, और साथ ही साथ किसकी बात होगी, मुफ्त गैस बिजली पानी की सुविधा की बात होगी। बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। अब बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट सुविधा कौन सी है और उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। नेक्स्ट सुविधा बहुत ही इंटरेस्टिंग सुविधा है। आप लोग भी देखोगे सर ऐसा भी है, मैं बोलूँगा हाँ ऐसा भी है। कैसा देखें आप लोग, नेक्स्ट जो सुविधा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट सुविधा की बहुत इंटरेस्टिंग है। अब सुविधा कौन सी मिल रही है आप लोग देखें, परिवहन कर्मचारियों व उनके परिवार के सदस्यों को मुफ्त रियायती यात्रा सुविधा। अब देखें आप, अब इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसी परिवहन संस्था जो सामान व यात्रा को लाने व ले जाने का व्यवसाय करती है, अपने किसी कर्मचारी या उसके घर के सदस्यों को सुविधा देती है तो उसका मूल्य इस प्रकार निर्धारित होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इतनी रामायण अपन नहीं करेंगे, इतनी लंबी बात नहीं करेंगे, एक छोटी सी बात करता हूँ मैं। एयरलाइंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुना है एयरलाइंस का नाम। अब एयरलाइंस में क्या होता है कि वो सुविधा दे रखी होती है, कस्टमर को लेके जाती है, लेके आती है। तो एयरलाइंस में हो गया जेट, दूसरे एयर इंडिया हो गया या फिर किंगफिशर हो गया या फिर दूसरे कोई से भी हो गया, तो उसमें कर्मचारी तो होते हैं और उसमें कर्मचारी काम करते हैं, उन कर्मचारी को फैमिली भी होगी। तो कंपनी क्या बोलती है, कंपनी बोलती है कि यदि आपके परिवार वाले या स्वयं आप कहीं जा रहे हो, किसके थ्रू, हमारे थ्रू जा रहे हो, किसी किसी की ट्रेवल्स होती है, बसों का काम भी होता है, बसें भी क्या होती है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। तो उस केस में कंपनी की ओर से या फिर उस फर्म की ओर से या संस्था की ओर से क्या होता है, अपने कर्मचारियों के लिए खुद ही निःशुल्क मुफ्त आप कहीं पर भी आओ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सब सुविधा, आप जाओ आपके परिवार, जो हम ऐसा कोई चार्ज नहीं लेंगे। उस कर्मचारी लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया, सुविधा होगी। और जैसे ही बेनिफिट हो गया, सुविधा होगी, तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, सुविधा मिल गई है तो आपको चेक करना पड़ेगा टैक्स। तो उसकी टैक्स की गणना कैसे करते हैं हम लोग देखें। ये पॉइंट सीधा ये बोल रहा है, यदि किसी कर्मचारी को जो कि परिवहन कर्मचारी हो, परिवहन संस्था में काम कर रहा हो, उस केस में वो कहीं आता है जाता है अपने परिवार के साथ, मतलब उसको मुफ्त की सुविधा दे रखी है, तो उस केस में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो आप लोग देखें। ये दे रखा है, यदि कोई कर्मचारी एयरलाइंस में काम करता है, किसमें काम कर रहा है, एयरलाइंस में। एयरलाइंस कौन सी भी, जैसे मैं किंगफिशर नाम गिनाया, आपको एयर इंडिया का नाम गिनाया, मैंने आपको दूसरा नाम गिनाया। यदि कर्मचारी को, जो कोई कर्मचारी है जो इसमें काम कर रहा है, किसमें, एयरलाइंस में काम करता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है अपने साथ, अपने परिवार के साथ, कुछ भी हो गया, और उसको सुविधा मिल रही है रिलायंस जो भी एयरलाइंस की ओर से, तो उसको उस सुविधा का मूल्य कितना हो जाएगा, 0, यानी इसको टैक्स नहीं चुकाना है। ये फिक्स अमेंडमेंट है किसकी ओर से, इनकम टैक्स की ओर से। यदि कर्मचारी कहाँ का, एयरलाइंस का है, उसके परिवार को सुविधा मिल रही है, तो आपको कोई सुविधा पर कोई टैक्स नहीं चुकाना। क्यों है, इनकम टैक्स बोल रखा है, नियम है तो नियम होता है। ठीक है, जैसे रेड लाइन आने पर आपको रुकना पड़ता है, तो आप लोगों को सर क्यों रुकना पड़ता है, अरे ये तो नियम है ना,
ट्रैफिक नियम में आपको रुकना पड़ेगा, ग्रीन लाइट पे आपको जाना पड़ता है। तो ये नियम है, ऐसे इसे नियम है, तो नियम को तो कुछ नियम कायदा होते हैं वो जो पूरे से पुराने पहले से बना रखे हैं, उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो बात कर रहा हूँ एयरलाइंस के कोई कर्मचारी है, उनको ऐसी कोई सुविधा दे रखी है, तो उस केस में उनको कोई टैक्स नहीं चुकाना है, करियो की राशि कुछ बनेगी नहीं। रेलवे की बात करता हूँ, रेलवे में ऐसा देखा भी होगा आप लोगों ने, कुछ रेलवे के जो कर्मचारी थे, रिटायर्ड कर्मचारी हो, भले वहाँ काम करने वाला कर्मचारी वो भी प्रेजेंट में हो, तो उस केस में क्या हो रहा है, उनके परिवार को सुविधा मिली होती है। आप कहीं पर भारत में कहीं पर भी जाओ, कहीं आना जाना हो, कहीं पर भी जाओ, आपको कोई टिकट नहीं लगता है। रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, उन पर कोई सुविधा जो मिलती है वो क्या होती है, टैक्स फ्री होती है। ना उनको किराया लगता है, ना इनकम टैक्स उनमें टैक्स लगाता है एज पर रूल्स, क्योंकि रेलवे की तरह सरकारी का होता है इस वजह से। अब मैं बात करता हूँ अन्य के बाद। अन्य में कौन आ गया, अन्य में जैसे मैंने आपको बस वाला बताया नहीं बताया, बस हो गया, जहाज हो गया, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस केस में क्या होता है, वह मूल्य, इसका टैक्स की राशि कैसे निकालेंगे, वह मूल्य जिस पर यह सेवा जनता को उपलब्ध कराई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि नॉर्मल चार्ज क्या होता है। जैसे मैं बस की बात करता हूँ, ये मान लो कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो नॉर्मली उसका चार्ज क्या लगता है, ये उस चीज़ को अपन सबसे पहले देखेंगे। जैसे कि उदाहरण के लिए 1000 रुपये किराया, कहीं पर जा रहा है वो व्यक्ति, भले मान लो मुंबई से दिल्ली की ओर जा रहा है, बाय बस जा रहा है, ठीक है, और उसका नॉर्मल किराया कितना है, 1000 रुपये कंपनी के अन्य व्यक्तियों से लेती है, ठीक है। और फिर कर्मचारी का कोई फैमिली मेम्बर होगा जो वहाँ से वहाँ जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, यार नॉर्मल से तो दूसरे लोगों से हम 1000 रुपये लेते हैं, तो इससे 400-500 रुपये लेंगे। मान लो 500 रुपये ले लिया, कितने रुपये लिया, सबसे तो 1000 रुपये ले रहे हैं, तेरे लिए 500 रुपये, मतलब 50% का डिस्काउंट हो गया उस व्यक्ति के लिए। तो ये यहीं दे रखिए, जो जनता से वसूल किया जाता है, जनता से कितना वसूल कर रहे हैं अपन, 1000 रुपये, 1000 रुपये वसूल कर रहे हैं। फिर माइनस करना है, क्या माइनस करना है, कर्मचारी से वसूल की राशि। 1000 रुपये से आम व्यक्ति से ले रहे हैं, उस व्यक्ति से कितने ले रहे हैं, मात्र 500 रुपये ले रहे हैं, ये हो गया 500 रुपये। आगे वास में तक माइनस कर देंगे, तो जो राशि आएगी वो कितना रुपये आ जाएगी, 500 रुपये। यानी उस सुविधा की जो टैक्सेबल जो अमाउंट हो गया, वो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। बस आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जो मेन जो खर्चा होता है वो, उसमें से कर्मचारी कितना पे कर रहा है, वो जो डिफरेंस की जो अंतर की राशि आएगी वो राशि कितनी हो जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगी। कंप्लीट है स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। अब बात आ रही है, देखिए आप, ब्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर ऋण के अनुलाभ का मूल्यांकन। अब ये क्या चीज होती है, अब इसका मतलब ये होता है कि आपने कभी कभार देखा होगा कि दो चीज़ें होती किसी कंपनी में अंदर, आपने देखा भी होगा, या फिर इन फ्यूचर में आप कहीं काम के लिए या कहीं जॉब के लिए आप लोग जाओगे तो आपके सामने भी ऐसी कंडीशन आ सकती है। भगवान अगर ऐसा कंडीशन आए, अब भगवान अगर ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक कर्जा होता है, कर्जा किस पे होना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो आपको उसमें किसी से लेना पड़ता है, तो उस केस में क्या होगा। बात बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये पॉइंट ये बोलता है ब्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर ऋण के अनुलाभ का मूल्यांकन। अब ये क्या चीज़ होती है, ये इसका मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है, कोई कर्मचारी है, किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहा हो, भले वो नॉर्मल कंपनी में काम कर रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है, उसको किसी कारणवश पैसे की जरूरत पड़ रही है। क्या हो रही है, उसको पैसे की जरूरत पड़ रही है, मंथली में तो उसको पेमेंट उसको रिसीव होते ही होता है। अब क्या होता है, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसके सामने दो कंडीशन है। दो कंडीशन कौन कौन सी है, एक तो कंडीशन होगी कि वो हो सकता है एडवांस पैसा ले ले, पहली कंडीशन तो होगी, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि उससे क्या होगा, कंपनी से लोन लेना है, लोन बाहर से ना उठा के उसमें कंपनी से इस पर लोन के हिसाब से ले ले। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन, जो पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन का एडवांस। अब जैसे ही उसने एडवांस के रूप में लिखा, जैसे एक उदाहरण की बात करता हूँ, मोहित नाम का एक कर्मचारी था, मोहित नाम का एक कर्मचारी था, उसको 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई। कितनी की जरूरत पड़ गई है, 2 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई है, ठीक है। वो किसी भी कंपनी में काम कर रहा था, और मान लो उसकी जो मंथली जो सैलरी थी, मंथली सैलरी उसकी थी 20,000 रुपये। कितनी सैलरी उसकी, 20,000 रुपये उसकी मंथली सैलरी थी। 2 लाख रुपए की उसको जरूरत पड़ी है।
अब क्या करता है, मैं पहली कंडीशन की बात करूँ, यदि वह एडवांस में अमाउंट क्या करता है, उठाता है, 2 लाख रुपए उठाता है, और वो उसमें एडवांस में जैसे अपन अमाउंट उठाते हैं, कोई भी कर्मचारी उठाता है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में कंपनी क्या बोलती है, आपकी जो नेक्स्ट सैलरी होगी उसमें से पैसा कट के मिलेगा। एडवांस में क्या होता है, फिर कट के मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यदि ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, यदि मान लो कंपनी क्या बोलती है हम पूरी की पूरी सैलरी से आपका काट के देंगे, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। कंपनी क्या बोलती है, हर महीने आपको 10,000 रुपये देना पड़ेगा, हर महीने 10,000 रुपये देना पड़ेगा। तो उसका मतलब क्या हो, उसको 20 महीने तक 10,000 रुपये करते रहेंगे, तब कहीं जाके उसके 2 लाख रुपये पूरा होगा। हो गया, तो 10,000 उसको कंपनी से कट रहा है, तो उसको मिलेगा कितना, 10,000 रुपये मिलेगा। तो आपको पता है आज के ज़माने में 10,000 रुपये से घर का गुजारा नहीं चलता है, नहीं चलता है ना। तो फिर क्या हो सकता है, पहली कंडीशन तो उसको जो एडवांस वाली जो बात कर रहा हूँ मैं, तो एडवांस वाली चीज़ उसके लिए ऊपर फॉलो होता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। कोई व्यक्ति होता है वो कर सकता है, बाकी नॉर्मल होगा नहीं। तो कंपनी दूसरी चीज़ भी बोलती है, एक काम करो, आप कंपनी से लोन ले लो। एक अच्छा जो एम्प्लॉय होता है ना, उसको कंपनी लोन भी देती है। ठीक है, तो वो बोलेगा सर इसमें कैसे क्या होगा, तो वो ये बोलता है कि नॉर्मली जो मार्केट की रेट है उसके से कम ब्याज दर पे हमको आपको लोन दे देंगे। तो उदाहरण के लिए मान लो कि मार्केट में जो ब्याज की दर चल रही है, मान लो 2% चल रही है, कंपनी ने क्या बोला, आप 1% की दर से देना, 2 लाख का लोन ले लो और 1% की दर से क्या चुकाना पड़ेगा, आपको ब्याज चुकाना पड़ेगा। बाकी उसके बाद क्या, बाकी उसके बाद आपको चाहो तो, जैसे कि हमने तो एडवांस में तो 10,000 फिक्स कर देता है, उसके बाद आप चाहो तो आप पैसे भी देते रहो, 1% ब्याज आपको देना ही है, साथ ही साथ आपकी मर्जी हो तो 2,000 रुपये पर मंथ का देते रहो आप, है कि नहीं बेनिफिट। तो कंपनी ने ये बात बोल दी, अब क्या होगा, अब कंपनी ने ये बात बोल दी, बेनिफिट तो हो ही रहा, कर्मचारी को बेनिफिट कैसे हो रहा है, मार्केट में जाता लोन लेता तो उस केस में क्या होता, उस केस में उसको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ता। और कंपनी ने सुविधा दे दी है, क्या दे दी है, जहाँ 2% या 3% चुकाना था, वहाँ मात्र उसको 1% या 0.5% भी चुकाना था, तो बेनिफिट हो गया। तो इनकम टैक्स क्या बोलेगा, इनकम टैक्स बोल रहा है ये वाला लाइन, क्या बोल रहा है, जब एक नियोक्ता एक कर्मचारी को उसके घर के सदस्य को ब्याज मुक्त ऋण या रियायती दर पर ऋण देता है तो यह सुविधा करा दे है। करा दे का मतलब क्या था, टैक्सेबल है, टैक्सेबल नॉर्मल सी बात है ना। कर्मचारी को दी गई ऋण की कर योग्य राशि का मूल्यांकन निम्न प्रक्रिया के अनुसार करते हैं। वो प्रोसेस कौन सा है, टैक्सेबल अमाउंट ओपन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यही बात है, अधिकतम अदत्त मासिक शेष, मतलब कि जो लोन की जो राशि बन रही है उसकी बात कर रहे हैं, वो देखेंगे अपन सबसे पहले। फिर देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, अब मार्केट में रेट क्या चल रही है, क्योंकि अपन को जो मैंने आपको बोला ही था, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 2% की मार्केट में रेट चल रही है और कंपनी जो दे रही है वो 1% दे रही है, तो ये 2% में मान के चल रहा था। अब बात आती है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे मार्केट की, वो किसके बिहाफ पे देखेंगे, वो इसके अपन बिहाफ पे देखेंगे, ये वाले SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो भी संबंधित जो गत वर्ष है, प्रीवियस ईयर है, आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्या होता है, कर निधन वर्ष क्या होता है, उस टाइम पे उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लोन होता है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रही थी उस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, उदाहरण के लिए मान लो उसमें जो ब्याज की जो रेट चल रही थी वो 2% चल रही थी, ठीक है, कंपनी कितना बोलती है, आप हमको 1% ही पे करना है, कितना परसेंट करना, 1% ही पे करना। तो अब हम इनकम टैक्स पे आ जाते हैं। इनकम टैक्स क्या बोलता है, सुविधा मिली है, कैसे मिली है, जहाँ 2 लगना था वहाँ 1 ही लग रहा है, तो 1% का आपको मुनाफा हो रहा है, 1% देखा जाए सुविधा हो रही है, तो उस केस में उस पर क्या लग जाएगा, इनकम टैक्स लग जाएगा। कंप्लीट स्टूडेंट तक देखा होगा आप लोगों ने कैसे क्या करना है इस चीज को। तो ये तो बात हो गई किसकी, ये तो बात हो गई ब्याज से मुक्त ऋण की सुविधा। कंप्लीट स्टूडेंट तक हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे क्या होता है, आगे बोलता है ये नेक्स्ट पॉइंट बोलता है अवकाशों का आनंद। एग्जाम्पल हम क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे एक साथ करेंगे, पूरा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। अवकाशों का आनंद, अब ये क्या होता है, अवकाश का मतलब क्या होता है, छुट्टियां। आपने देखा होगा काफ़ी बार कि कंपनी की ओर से अपने जो कर्मचारी होते हैं उनको बोलते जाओ घूम के आओ, क्या होता है, जाओ घूम के आओ, होता है ऐसा। ये ओनली फॉर ऐसी ये बात करते थ्योरी पार्ट नहीं है, वास्तविक रूप इनकम टैक्स जो का जो संबंध होता है वो वास्तविक रूप में
इनकम टैक्स का मतलब ही है कि जो भी सुविधाएं मिल रही है, जो भी भत्ते मिल रहे हैं, जो भी इनकम उसको हो रही है, किसी भी व्यक्ति को अर्न होती है, तो उस केस में उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ की बात ही हुई जा रही है यहाँ पे, तो वास्तविक रूप में ऐसा भी होता है। तो कंपनी ने क्या बोला, जाओ घूम के आओ, अवकाशों का आनंद लो, और जो भी खर्चा हो तो हमको आके बताओ, हम आपको पे कर देंगे, ऐसा होता है। फिर उस केस में इनकम, देखो वो कंपनी, ये कंपनी और कर्मचारी की बात है, आपसे समझे इस बात है। वो कंपनी का जो कर्मचारी है वो उस कंपनी से खुश है। क्यों खुश है? कि उसको हर एक सुविधा को क्या कर रहा है, प्रोवाइड की जा रही है कंपनी की ओर से। कंपनी भी जानती है वो कर्मचारी मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है, वो काम अच्छा करता है, वो काम अच्छा कर रहा है, तब कंपनी को क्या और प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होता है, कंपनियां क्या होती है कि अपने ऐसे कर्मचारी को क्या करती है, अच्छे से बांध के रखती है कि वो कोई जाए नहीं। इसके लिए उसको हर प्रकार के अलग अलग प्रकार की सुविधा प्रदान करती है। उसी सुविधा में एक नाम ये भी है, अवकाशों का आनंद। यदि कंपनी ने ऐसा कुछ कर रखा है तो उसमें ये बोल रखा है, परिस्थितियां दे रखी है, और इसका कर योग्य मूल्य गणना कैसे करता है वो मैंने आपको बता रखा है। यदि कर्मचारी द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा छुट्टियों के आनंद उठाने की सुविधा पर व्यय जो भी होता है वो कौन वहन कर रहा है, नियोक्ता वहन करता है। उसके में क्या होगा, नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि और कर्मचारी से वसूल की राशि। देखो इसमें दो चीजें होगा, पूरा का पूरा तो होता ही नहीं है, कुछ पूरा होता है तो अलग बात है, अलग होता है। पूरी राशि दी जा रही तो पूरी की पूरी राशि टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कंपनी क्या बोलती, घूम के आओ, कोई दिक्कत नहीं, खर्चा वर्चा करो, जो भी खर्चा होगा उसका 10% आपको पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट पे करना पड़ेगा, 10% आपको पे करने को, 90% पे हम करेंगे। तो कर्मचारी खुश। मान लो कि वो घूमने के लिए गया, अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए गया, और उदाहरण के लिए उसकी खर्चा हुआ 20,000 रुपये का। कितने का खर्चा हुआ, 20,000 रुपये का खर्चा हुआ। तो कंपनी की पॉलिसी क्या बोलती है, ऐसी कोई बात होती तो उस केस में 10% जो होता है वो पे करेगा कर्मचारी, बाकी की राशि हम पे करने वाले हैं। तो 20,000 का 10% कितना हो गया, 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 रुपये। कितना हो गया, 2,000 रुपये। तो यहाँ पे कैसे होगा, अब इनकम टैक्स में कैसे करेंगे, 20,000 का खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, 20,000 का खर्चा हुआ, उसमें से वे कौन कर रहा है, नियोक्ता द्वारा व्यय की राशि। कंपनी ने बोला कि हम 18,000 व्यय कर रहे हैं। कितना व्यय कर रहे हैं हम, 18,000 रुपये व्यय कर रहे हैं। कर्मचारी से वसूल कितना किया, 2,000 वसूल किया। कंप्लीट है। 18,000 रुपये का कंपनी व्यय कर रही है, कर्मचारी वसूल कितने कर रहा है, कर्मचारी वसूल कैसे पैसा ले रही है, 2,000 रुपये। या फिर दूसरे शब्द में इसको बोल सकता हूँ 20,000 का टोटल खर्चा हुआ। कितना खर्चा हुआ, 20,000 का टोटल खर्चा हुआ। एक बार मैं 20,000 का उदाहरण लेता हूँ एक बार के लिए। 20,000 का खर्चा हुआ, कंपनी या एम्प्लॉय कितना दे रहा है, 2,000 दे रहा है, 4,000 दे रहा है, जो भी दे रहा है उसको उसमें से घटा दो और बाकी की राशि क्या हो जाएगी, करी हो जाएगी। वैसे देखिए आप, नियोक्ता द्वारा व्यय की गई राशि, नियोक्ता कितना खर्चा कर रहा है, नियोक्ता कर रहा है उदाहरण के लिए, या मैं बात करता हूँ 20,000 की बात ही करता हूँ यहाँ पे, 18,000 रुपये लेता हूँ। ये तो मुफ्त हो जाने, इसका एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बता ही दिया है। मान लो कि 20,000 रुपये का टोटल खर्चा हुआ, माइनस कर्मचारी से कितना ले रहा है वो, 2,000 रुपये ले रहा है। कितना ले रहा है वो, कर्मचारी से 2,000 रुपये ले रहा है। तो 20,000 में से 2,000 चला गया, तो उसको जो सुविधा मिली है, किसको, उस कर्मचारी को जो सुविधा मिली है, वो कितने हज़ार की सुविधा मिली है, उसको 18,000 की सुविधा मिली है। तो वो जो राशि हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी, टैक्सेबल अमाउंट। कंप्लीट स्टूडेंट। तो नॉर्मली देखा जाए तो देखो इसके दो पक्ष होते हैं, हर चीज के दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं। क्या होता है, जैसे एक सिक्कों को उछालते हैं तो दो संभावना बनती है, कौन सी, या तो हेड आएगा फिर टेल आएगा, यही सीन होता। तो वो वाली बात भी यहाँ पर भी हो रही है। कैसे हो रही है, देखा जाए तो एक हिसाब से कर्मचारी देखता है तो कंपनी की तरफ से तो वो सेटिस्फाइड है,
संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट है? कि जो भी खर्चे हो रहे हैं, जो भी सुविधाएं मिल रही है, वो सुविधाएं क्या होती है, नॉर्मली जो भी बड़ा जो भाग होता है वो खर्च कौन करता है, नियोक्ता करता है, कंपनी करती है। कुछ भाग हमें करना पड़ता है, तो कंपनी से वो कर्मचारी तो खुश है, काफी खुश है, हाँ मेरे को काम अच्छी सुविधा दे, वो वहाँ टिका हुआ रहेगा। लेकिन मैं बात करता हूँ इनकम टैक्स के व्यू से बात करता हूँ, तो इनकम टैक्स क्या बोलता है, किसी कर्मचारी को कोई सुविधा मिल रही है तो भले आप अपने कंपनी का आपसे कोई भी टाइप है, उससे हमको मतलब नहीं, हमको उस व्यक्ति से मतलब है जिसको सुविधा मिल रही है, तो वो उस चीज़ पे क्या लगाया जाएगा, टैक्स लग जाएगा। और टैक्सेबल अमाउंट को मैंने आपको बता दिया। आज के 2-3 टॉपिक मैंने आपको आज की क्लास में बताए, जिसमें मैंने आपको बताया मुफ्त नौकर की सुविधा मिलती है तो उसमें टैक्स का अमेंडमेंट कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे होता है। यदि किसी व्यक्ति को पानी की, बिजली की या गैस की सुविधा टैक्स वो फ्री मिल रही है कंपनी की ओर से, तो उस केस में टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको साथ ही साथ बताया है कि यदि किसी कर्मचारी को कोई ऋण की सुविधा मिल रही है, कौन सी सुविधा मिल रही है, ऋण की सुविधा मिल रही है, तो उस केस में टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कोई अवकाश का आनंद लेना चाहता है तो उस केस में उसकी सुविधा कैसे होगी। कंप्लीट स्टूडियो तक तो आज की क्लास के लिए काफ़ी है। आज की क्लास में आपको यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और आने वाली क्लासों के अंदर में इसके अलावा जो भी छोटी सुविधाएं होती है जो कि कंपनी की ओर से अपने कर्मचारी को दी जाती है, तो इनकम टैक्स में उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं वो हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।